गुड मॉर्निंग गाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना एंड कास्ट। अब देखो, वर्ना जो है वो दो फोर वर्नास होते हैं: क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, शूद्र, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कास्ट क्या होता है कि लो अपर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं। वेरियस थ्योरीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिन ऑफ कास्ट। किसी ने कहा कि ये जो है ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं, डिवाइन ओरिजिन है। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। जो क्षत्रिय हैं वो बाजू से उत्पन्न हुए हैं। जो वैश्य है वो शूद्र हैं वो ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न हुए हैं। और जो वैश्य है वो जो ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं। तो ये थ्योरीज थी। तो कई ने कहा कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी की जो जो पूजा रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे वो ब्राह्मण्स कहलाते थे। जो वारफेयर में पार्टिसिपेट करते थे, लड़ाई में पार्टिसिपेट करते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ट्रेड करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो लोअर कास्ट के थे जो कि साफ सफाई का काम करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। जो क्लीनिनेस करते थे वो वैश्य कहलाते थे। तो ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये कहती है। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं कास्ट के ओरिजिन के। तो उसके बाद डोमिनेंट कास्ट हैं बड़ी सारी। जैसे हम जाट ले लें पंजाब में, हरियाणा में, तो इनका है कि इनकी एक तो मेजॉरिटी होती है उस रीजन में। तो इनके पास लैंड ज़्यादा होती है, इनके पास इकोनॉमिकली ये साउंड होते हैं, ठीक है। और इस वजह से इनको डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। बाकी कास्ट के मुकाबले इनको डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। जैसे जाट्स हैं हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। और डोमिनेंट कास्ट जैसे नायर्स हैं, ठीक है, केरला में। फिर और बड़ी सारी कास्ट्स हैं, यादव्स हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। तो ये भी सारे एग्जांपल्स हैं डोमिनेंट कास्ट से। तो इकोनॉमिकली प्रीपॉन्डरनेस होती है इनकी, कास्ट इकोनॉमिक और सुपीरियर होते हैं बाकियों से, ठीक है। लैंड इनके पास ज़्यादा होती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये जो जॉब इनके पास बड़ी जॉब्स में होते हैं जी, हाई स्टेटस जॉब्स में होते हैं जी, ठीक है। और लिटरेसी रेट भी कंपैरेटिवली इनकी हाई होती है। तो ये था सारा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट मोबिलिटी। कास्ट मोबिलिटी की बात करें कि हम क्या कर रहे हैं कि लोअर कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं, अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स ये अडॉप्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं हायर कास्ट में, ताकि अपने आप को वो सुपीरियर कह सकें, वो हिरार्की में अपवर्ड मूव कर सके। दैट इज़ कॉल्ड कास्ट मोबिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो अब जजमानी सिस्टम क्या है? इसमें एक जजमान होते हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर जजमान्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जजमान इन रिटर्न उनको 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 उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे नाई हो गया, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया। तो ये सारे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जजमान्स को। तो ये आपस में इनका इंटर कनेक्शन है, इंटर डिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये है जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम जो था वो दिया था WH वाइजर ने, ठीक है। तो उसके बाद आता है ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम। ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम में होता है कि ट्राइब्स, बड़ी सारी ट्राइब्स हैं, जैसे गोंद, ओडिया की स्टडी की थी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। तो ये कहा था कि जो कुछ ट्राइबल पीपल क्या कर रहे हैं,
कास्ट पीपल के कांटेक्ट में आने से, हिंदू के कांटेक्ट में आने से वो उनके ऑक्यूपेशन, उनकी रिचुअल्स, उनके प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। और इन रिटर्न जो कास्ट पीपल है में वो ट्राइब्स के रिचुअल्स, उनके प्रैक्टिसेस, उनकी रिलीजियस बिलीफ वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूम बन रहा है, ठीक है। उनमें कास्ट की क्वालिटीज़ भी हैं, उनमें ट्राइब्स की क्वालिटी भी हैं। कौन दो? और ये ऐसी दो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें कास्ट के फीचर्स भी हैं और ट्राइब्स के फीचर भी हैं। तो इनको हम बोलते हैं ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम। अब आता है सैक्रेड कम्प्लेक्स, नेचर मैन मेड स्पिरिट कम्प्लेक्स। अब क्या, एक एलपी विद्यार्थी थे, उन्होंने सैक्रेड कम्प्लेक्स को स्टडी किया, नेचर मैन मेड स्पिरिट कम्प्लेक्स को स्टडी किया। नेचर होता है एनवायरनमेंट, और मैन हो गया ह्यूमन बीइंग, और स्पिरिट हो गया बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर। तो इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो स्पिरिट में बिलीव करते हैं, वो डिपेंडेंट है स्पिरिट पे, उनकी वो पूजा करते हैं, और उनके वो सफरिंग्स हैं वो उनको हील करती हैं स्पिरिट्स। और वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हैं, जुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं वो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं तो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट से वो वुड के ऊपर, फॉडर के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर करते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपस में नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने। उसके बाद सैक्रेड कम्प्लेक्स है, जैसे हम बोध गया की एग्जांपल लेते हैं। दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अपने एंसेस्टर्स को पैसिफाई करने के लिए वहाँ पे पिंडदान करते हैं। तो वो जो सैक्रेड जो है कम्प्लेक्स, उसमें एक आता है सैक्रेड ज्योग्राफी आता है उसमें, ठीक है। और उसमें सैक्रेड स्पेशलिस्ट्स आते हैं उसमें, ठीक है। सैक्रेड स्पेशलिस्ट हो गए, प्रीस्ट हो गए, जो कि परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स, पूजा करते हैं, ठीक है। सैक्रेड ज्योग्राफी आ गया पूरा एरिया, सराउंडिंग्स, ठीक है। सैक्रेड जैसे बोध गया पूरा वो है, सैक्रेड ज्योग्राफी आ जाता है। और सैक्रेड कम्प्लेक्स जो है ना, वो होता है मेन, जहाँ पे परफॉर्म किए जाता है, जो मंदिर होता है, जो मेन द्वार है, वो होता है, वो उसको उनको प्योर रखना होता है, वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे कुछ जो है वो आप प्रोफेन एक्टिविटीज़ कैरी आउट नहीं कर सकते, वो प्योर है, वहाँ पे इम्प्योर एक्टिविटी कोई भी कैरी आउट नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड सैक्रेड कम्प्लेक्स। वाराणसी है, बनारस में सैक्रेड कम्प्लेक्स है, बोध गया में सैक्रेड कम्प्लेक्स है। जितने भी इंडिया में स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वो सारी की सारी एग्जाम्पल हैं सैक्रेड कम्प्लेक्स की, ठीक है। अब बुद्धिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा? बुद्धिज़्म जो है वो बिलीव करते थे पीस में, तो उनके पीस, उनके जो बिलीफ सिस्टम थे, उनका इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो उसके बाद जैनिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा? जैनिज़्म ने इम्पैक्ट छोड़ा, है ना, इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते थे। इस्लाम इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करते थे, पॉवर्टी को रिमूव करने के बिलीव पक्ष में थे, हेल्प करने के, सर्विस करने के पक्ष में थे। तो ये इनका सबका कंट्रीब्यूशन हुआ। क्रिश्चियनिटी, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल्स सेटअप किए, इन्होंने आगे स्कूल्स खोले, एजुकेशन इम्पार्ट की, वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। तो बहुत सारे जो थे वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में, बहुत सारे हिंदूस जो थे वो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में। तो ये इनकी इस्लाम की मिशनरीज थी, क्रिश्चियन की मिशनरीज थी। इन्होंने अपने रिलीजन को प्रोपेगेट किया, अपने रिलीजन की को इन्होंने प्रोपेगेट किया। तो लोग इन्फ्लुएंस हुए इनके प्रैक्टिसेस को देख के, रिचुअल्स को स्टडी करके। तो कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप को इनके साथ एसोसिएट किया, क्योंकि ये सर्विस में, सेल्फ सर्विस के बिल में बिलीव करते थे, ये सोशल वेलफेयर में बिलीव करते थे, ये पॉवर्टी की हेल्प करते थे, पुअर की हेल्प करते थे, ये सर्विस में बिलीव करते थे। तो ये जो पुअर सेक्शन थी इंडिया की वो एसोसिएट होने लगे, तो वो कन्वर्ट हो गए, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, कुछ मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, कुछ क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, कुछ बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बुद्धिज़्म जो है वो कास्ट के अगेंस्ट था, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, है ना।
तो अब जो कंट्रीब्यूशन देखिए 18th सेंचुरी में कंट्रीब्यूशन किया, 19th सेंचुरी में कंट्रीब्यूशन किया, 20th सेंचुरी में कंट्रीब्यूशन किया, क्या क्या जिसमें ईबी टाइलर थे, ठीक है, वॉन हेमनडॉर्फ थे। तो ये जो एंथ्रोपो आए एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, इनका क्या मकसद था? इनका मकसद था, जैसे ब्रिटिशर्स के एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, उनका मकसद था कि हम इंडिया की सोसाइटीज़ को स्टडी करेंगे, ट्राइबल लॉबी को स्टडी करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, ताकि वो बेटर तरीके से इनको एडमिनिस्टर कर सकें, इनके ऊपर वो कॉलोनियलिज्म को जो उनका जो था एम्बिशन था उसको फुलफिल कर सकें। उनका ज़्यादा फोकस था अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना, उनका वेलफेयर इंटरेस्ट उनका बड़ा ही कम था, लिमिटेड था। तो ईबी टाइलर्स ने इनकी एथनोग्राफिक स्टडीज़ की, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स की, नागो, खासी, नागास, खासीस, टोडास, भील्स, इनकी प्रैक्टिस स्टडी की, इनके रिचुअल्स स्टडी किए, इनका बिलीफ सिस्टम स्टडी किया। तो इन्होंने एथनोग्राफीज लिखी उनके ऊपर, तो एथनोग्राफीज लिखी, तो वो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो अच्छे तरीके से कर पाएँ उनका। तो उसके बाद फिर उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, घुरे, देखो जैसे एच रिसले है, उन्होंने ट्राइब्स की स्टडी की, उन्होंने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, विलेज की स्टडीज़ की, ठीक है, रेशियल ग्रुप्स की स्टडी की, ठीक है। जब उनमें तो उनकी पर्सनालिटी को स्टडी किया, कल्चर को स्टडी किया, तो बेटर तरीके से एडमिनिस्टर करने लगे वो। जीएस गुरे इनके इन्फ्लुएंस में आए। फिर एन के बोस ने एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ की, पीजेंट्स की स्टडीज़ की, ट्राइबल ग्रुप्स की स्टडी की, ठीक है। एन के बोस हो गया, जीएस गुरे हो गया, और भी बड़े सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टाइम टाइम पे इंडियन ट्राइब्स की स्टडी की और एथनोग्राफीज उनके ऊपर लिखी उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद आगे आता है विलेज स्टडी। अब विलेज स्टडीज़ की इन्होंने, जैसे विलेज स्टडी में हम देखते हैं ट्रेडिशनल, अब चेंजिंग पैटर्न क्या है सेटलमेंट का, इंटरकास्ट रिलेशन क्या है, एग्रेरियन रिलेशन क्या है इंडियन विलेजेस में, ग्लोबलाइजेशन का, देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी आई, एजुकेशन आई, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई, एजुकेशन आने से लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, विलेजेस में इंडस्ट्रीज आई, अब वो विलेज टाउन में तब्दील हो गए, टाउन सिटी में तब्दील हो गए, है ना। कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में जो सिटीज़ है वो एक टाइम पे विलेज थी, तो मॉडर्नाइजेशन से विलेज जो है वो टाउन में बदल गए, माइग्रेशंस हुई, विलेज से माइग्रेशन से हुई, डिफॉरेस्टेशन भी हुई विलेज में, और कुछ स्केल इफेक्ट्स थे, डिफॉरेस्टेशन हुई, लोग पोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो एक्सप्लोटेशन भी हुई, ठीक है, तो लोगों को जॉब में मिली। तो सेटलमेंट, डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स है इसमें, जैसे नेबुलर सेटलमेंट है, ट्रायंगुलर सेटलमेंट है, देन लीनियर सेटलमेंट है, सर्कुलर सेटलमेंट है, कि लोगों का जो अगर लोगों का, जब लोगों के घर को हम देखें तो देखते हैं पैटर्न कैसा बना हुआ है उनका, तो कहीं ना कहीं आपको सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। रोड के दोनों साइड अगर घर बने हैं तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पैटर्न है, जैसे रोड के दोनों साइड घर बने होते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपको दिखेगा, आप कॉलोनी को देखोगे तो आपको जहाँ तो स्क्वायर में मिलेगी, जहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेटलमेंट लोगों की मिलेगी कॉलोनीज़ में, ठीक है, तो हाउसिंग कॉलोनीज़ में। तो ये सब चीज़ें सेटलमेंट पैटर्न में हम इन स्टडी करते हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का पता चलता है इससे, एग्रेरियन रिलेशन, पहले जो थी एक्सप्लोटेशन था, रोइटवारी सिस्टम आया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी बेनिफिट एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए जो है वो अपने तरीके से रिफॉर्म्स किए अपने बेनिफिट के लिए। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद फिर एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशंस हुए, जमींदार्स थे पहले ऑनर ऑफ द लैंड, फिर उसके बाद जब जो खेती बाड़ी करते थे उनको ऑनर बनाया गया लैंड का। फिर उनकी कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ब्रिटिश के टाइम में ज़्यादा ख़राब हुई, फिर इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी हद तक इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन उनकी ठीक हुई। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट हिरार्कीज़ में जो है वो सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है, लो मिडिल ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। तो ये सारा इसी में हम कवर करते हैं, ठीक है।
तो अब लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सारी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं। जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ में आ गई वो लैंग्वेज जो कि थोड़े लोगों के द्वारा बोली जाती हो, जिनका वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने वाली है, हो सकती है, वो लैंग्वेज जो है वो मिनॉरिटीज़ में आती हैं। और वो लैंग्वेज जो कि माइनॉरिटी पीपल द्वारा बोली जाती है, वो भी लैंग्वेज हम मिनॉरिटीज़ में डालते हैं। तो उनका सोशल स्टेटस क्या है, सोशली वो बैकवर्ड हैं, ये पॉलिटिकली में उनकी पॉलिटिक्स में उनकी जो है वो पॉलिटिकल में उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो कम है। इकोनॉमिक स्टेटस उनका पुअर है, लिटरेसी रेट कम है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर में वो लेबर क्लास है, उनमें वो लेबरर्स हैं, वो लेबर वर्किंग करते हैं फैक्ट्रीज में, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, ठीक है। तो उनका अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें, उनका अनटचेबिलिटी है उनमें, अभी भी पुराने टाइम में भी थी, अभी भी कहीं ना कहीं है, किसी न किसी फॉर्म में है अनटचेबिलिटी। तो वो उनका स्टेटस लो है, ठीक है। उनकी रिप्रेजेंटेशन चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में है, इनकी रिप्रेजेंटेशन लो है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। संस्कृताइजेशन किसने दिया था कंसेप्ट, ये दिया था श्रीनिवासन ने। तो वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट भी श्रीनिवासन ने दिया। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आया, इंटरप्ले ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, किस तरह से लिटिल ट्रेडिशन के फीचर्स ग्रेट ट्रेडिशन में मर्ज हो रहे हैं, और ग्रेट ट्रेडिशन के फीचर जो है वो लिटिल ट्रेडिशन में वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है, पैरोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसने स्टडी किया था, ये एलपी विद्यार्थी ने कंसेप्ट स्टडी किया था। ये इसने मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, मिल्टन सिंगर ने कंसेप्ट किया था यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन का। तो इन्होंने ये हमारी ये पार्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ विलेज स्टडीज़, दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़। संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन में क्या है, जो लो स्टेटस, जो लो कास्ट पीपल हैं, वो आर इमिटेटिंग द फीचर्स, द रिचुअल्स, द प्रैक्टिस ऑफ हाई स्टेटस पीपल, ठीक है। तो वो दे आर कंसिडरिंग सुपीरियर, क्योंकि उनको फिर लोग जो है वो छोटी नज़र से नहीं देखते, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आ रही है। अब देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास होने से 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है रूरल एरियाज़ में, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से अर्बन लोकल बॉडीज सेटअप हुई हैं, जिनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा हैं, ठीक है। 3 टायर सिस्टम में ग्राम सभा हैं, देन 3 है ना, तो 2 मेरे को याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से हैं। ट्राइबल सिचुएशन क्या है, अब ट्राइबल सिचुएशन में क्या आता है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ट्राइबल पॉपुलेशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्राइबल्स की, ये ठीक है। बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हम इनमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या है ट्राइबल्स की प्रॉब्लम ये है, लैंड एनिशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, इंडेप्टेडनेस है। ये कैसे है, क्यों है, क्योंकि जब रूरल कहीं डैम बनता है तो वहाँ के ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, प्रॉपर उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं होती है। जब उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाता है, वो नए क्लाइमेट में वो अडेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जब उनको फॉरेस्ट से साथ उनका एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रिलेशन होता है, जहाँ पे हमने पढ़ा ट्राइबल नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स।
नेचर मैट स्पिरिट कम्प्लेक्स को अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जब उनको हम डिटैच ही कर देते हैं तो वो कम्प्लेक्स जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गया तो वो और गरीब होने लगते हैं, गरीब पहले भी थे वो और पुअर होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट उनको जो है वो फैसिलिटेट उनको उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सूटेबल मेजर्स नहीं अडॉप्ट करती, और वो क्या करते हैं, लोन उठाते हैं। वो जो हाई कास्ट पीपल से लोन उठाते हैं तो वो लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, तो वो इंडेप्टनेस में चले जाते हैं, इंडेप्टनेस में चले जाते हैं, इंडेप्टनेस में चले जाते हैं। उनमें लो लिटरेसी है, लो लिटरेसी है तो लैंड एलिनेशन भी है। लो लिटरेसी की वजह से पॉवर्टी में आ जाते हैं वो। एजुकेशन फैसिलिटी, अब लिटरेसी रेट लो क्यों है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पुअर है। अब इसके लिए एकलव्य स्कूल्स जो है वो खोले जा रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि उनकी लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जा सके, एजुकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जा रही हैं। और ठीक है, वहाँ पे उनको उनकी उनकी लोकल डायलेक्ट भी उनको पढ़ाया जा रहा है उनको, ताकि उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनको दी जाएँ, उनका डेप्टेडेंट से उनको निकालें, पॉवर्टी से उनको निकालें, और लैंड एलिनेशन का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को उनको दूर की जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट को दूर की जाए, न्यूट्रिशन के लिए उनको न्यूट्रिशनल प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उनको इसकी जो बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि वो बैलेंस डाइट इंटेक करें और माइल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और अदर डेफिशिएंसी से उनको ठीक करें, ताकि वो डिसीज़ से उनको बचाया जाए। और ट्राइबल्स जो हैं, जो इनको बचाने का यही मात्र तरीका है, उनको लिटरेट किया जाए, उनके वहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिएट किया जाए। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। देखो अब देखो कहीं आयरन इंडस्ट्री लगती है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री लगाने से वहाँ पे ट्राइब्स को डिस्प्लेस हुए वो, ठीक है, और वो जो है वो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम रिहेबिलिएट होने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। फॉरेस्ट पॉलिसी, पहले जो ट्राइब जो थे वो पार्ट एंड पार्सल थे फॉरेस्ट के, लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ उनकी एक्सप्लॉयटेटिव थी, उनको वो फॉरेस्ट को वो उनको फॉरेस्ट में उनको अलो नहीं किया जाता था, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कटिंग उनको उनके लिए रोक दी गई। फिर अब क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, अब वो माइनर ट्राइब्स जो है वो माइनर प्रोड्यूस जो है वो फॉरेस्ट से वो ले सकते हैं और अपना वो लिवलीहुड जो है वो अर्न कर सकते हैं। पहले जो एक्सप्लॉयटेटिव फॉरेस्ट पॉलिसी थी, अब फेवरेबल अब ट्राइब्स के फेवर में पॉलिसी बनी है, वो माइनर जो है वो प्रोड्यूस जो है वो फॉरेस्ट का वो ले सकते हैं। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब इनको भी पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, लो लिटरेसी लेवल है, लो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। अब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आने से इनकी रिप्रेजेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन है लोकल पंचायत्स में, म्यूनसिपल बॉडीज़ में, इनकी रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ में, इनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, ताकि इनको लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है, इनको रिप्रोडक्टिव रेट को इनको इम्प्रूव करना है, इनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, इनको अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, इनको जो है वो ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलते हैं, और इनकी एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए सेफगार्ड्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट करता है इनके राइट्स को। ठीक है, तो इनके लिए अब आगे देखें मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे मॉडर्न जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 43rd कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उनसे इनको जो है वो इनको इनमें सोशल चेंज आ रही है, कल्चरल मोबिलिटी आ रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जा रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स किए जा रहे हैं ट्राइबल्स के लिए, वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, स्कीम्स है, वो उनके वेलफेयर के लिए है। अब एथनिसिटी है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है। अब नागास क्या है, नागास बेसिकली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंगल से भी हम इसको देख सकते हैं। नागास में नक्सलाइट जो प्रॉब्लम है, ये भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की एंगल से हम इनको देख सकते हैं। बट जो अनरेस्ट इसकी वजह से अनरेस्ट है,
क्यों है अनरेस्ट? क्योंकि उनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। नागालैंड कहता है कि हमारी अलग से अलग नागालैंड बननी चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है राजस्थान झारखंड बना, वो भी इसी वजह से बना, क्योंकि एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से बना, रीजनलिज्म की वजह से बना। उत्तराखंड जो है वो रीजनलिज्म की वजह से बना, और ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं। ऑटोनॉमी झारखंड ये कह सकते हैं हम ऑटोनॉमी के डिमांड के बेसिस पे ही हुआ। अब जो जो एक नई स्टेट बनी है साउथ इंडिया में, तो वो भी क्या था, वो भी डिमांड थी ऑटोनॉमी की। डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जैसे डिमांड आती है कि ऑटोनॉमी की डिमांड आती है, ठीक है। सोशल चेंज हो रहा है अभी ट्राइब्स में। ट्राइब्स जो है वो क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज, दे आर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर इनटू सिविल सर्विस, दे आर इनटू डिफेंस सर्विस। तो कॉलोनियल पीरियड में भी इनका सोशल चेंज हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी सोशल चेंज हुआ है ट्राइब्स का। ओके, एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है ट्राइबल में, ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए? देखो, ट्राइबल की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, एडमिनिस्ट्रेड्यूल इनके लिए 6th 5th एंड 6th शेड्यूल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये असम, मेघालय, मिज़ोरम। तो इनको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे। तो इनका अकॉर्डिंगली इनकी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इनकी कल्चरल रिलेटिविज़म एंगल से इनकी प्रॉब्लम को स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी फोकस करता है कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिट किया जाए, इनकी अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एंथ्रोपोलॉजी का एक पिवोटल रोल है ट्राइब की और रूरल डेवलपमेंट में, क्योंकि इसमें जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, सैक्रेड कम्प्लेक्स, ये नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, इनकी जो एथनिकसिटी के इश्यूज़ हैं, इनके एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, इनको जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें एड्रेस करने में एंथ्रोपोलॉजी ने ही ये चीज़ें जो है वो एड्रेस की हैं। तब जाके गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है रूरल और अर्बन ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अब ट्राइबल्स की प्लान्स के लिए क्या डेवलपमेंट है, ठीक है। प्रिमिटिव ट्राइबल क्राइब से जो एक्सटेंट होने वाले हैं, उनको 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 मेन स्ट्रीम के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उनके लिए प्रोग्राम्स हैं, एनजीओस उनके लिए वर्कआउट कर रही हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो ट्राइबल्स को दी जा रही हैं, ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकें, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी इनके जो रीजनलिज्म, इनकी देखो रीजनलिज्म को देखें, कम्युनलिज्म को देखें, एथनिक मूवमेंट्स को देखें, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देखें, तो एंथ्रोपोलॉजी इसको स्टडी करने में, पॉलिसी मेकर्स को स्टडी करने में अनेबल करती है। अब देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं कई जगह में कि हमें अलग नागालैंड स्टेट चाहिए, हमें अब यूपी से भी कई राज्यों से डिमांड्स आती हैं कि हमें अलग चाहिए, स्टेट चाहिए। मुस्लिम वाले बोलते हैं कि हमें मुस्लिम स्टेट बना दो। सिख जहाँ पे प्रोमिनेंट है वो कहते हैं कि अलग सिख स्टेट होनी चाहिए। तो इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी ही इन प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ इनकी जो रूट्स तक जो है, इनकी रूट्स कहाँ तक हैं, वहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी ही इनकी ही रूट्स तक पहुंची है। और इनकी जो रीजनलिज्म की डिमांड है, कम्युनलिज्म की डिमांड है, जो कम्युनलिस्ट टेंशन्स हैं, वो उसको कम करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो हेल्प कर सकते हैं कम्युनल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसको इनकी प्रॉब्लम्स को मल्टी एंगल से देखना की ज़रूरत है, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। फील्ड स्टडी की जाती है, इनसे बात की जाती है, एथनिक मूवमेंट्स जो है वो क्यों है, वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों किस वजह से एथनिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है। किस वजह से रीजनलिज्म की डिमांड हो रही है, क्या उनके साथ जो है वो व्यवहार
में क्या कमी थी जिसकी वजह से वो रीजनलिज्म की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से अलग अलग रीजन से अलग अलग डिमांड आती है। वो डिमांड रिलीजन बेस भी हो सकती है, वो ऑटोनॉमी की डिमांड हो सकती है। तो एंथ्रोपोलॉजी रूट्स तक जाके इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसको सोल्यूशन करवाने में और नेशनल इंटीग्रेशन में इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये था ट्राइब्स एंड इंडियन ट्राइब्स के बारे में, क्या क्या हिंदुइज्म का क्या इम्पैक्ट रहा, इसमें बुद्धिज़्म का क्या इम्पैक्ट रहा, क्रिश्चियनिटी का, जैन का ट्राइबल सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहा, एथनिसिटी क्या चीज़ है, और रीजनलिज्म कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अनरेस्ट का क्या रीज़न है, एक्सप्लोइटेशन की क्या वजहें हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या क्या हो रहा है। देखो ट्राइबल सिचुएशन क्या चीज़ है, बायोजेनेटिक जो है वो क्या चीज़ है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी का हमने डिस्कस किया। ग्रेट ट्रेडिशन एलपी विद्यार्थी हो, मिल्टन सिंगर हो, देन एमएस गुरे हो, देन एसएस सरकार हो, एचएस रिसले हो, ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मल्टी पर्सपेक्टिव से ट्राइब्स को स्टडी करते हैं, विलेज की स्टडीज़ करते हैं, कम्युनिटीज़ की स्टडी करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कम्युनलिज्म की हो, रीजनलिज्म की हो, ऑटोनॉमी की डिमांड हो, या और अदर कोई डिमांड हो, उसको फुलफिल करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। थैंक्स गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, थैंक्स।